दी स्टोरी वेब के मौजूद सामाइन, अस्सलाम वालेकुम। ये इस दास्तान की पहली किस्त है। आप सुन रहे हैं दी स्टोरी वेब। समंदर की लहरों से बातें करता हुआ ये जहाज अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। जहाज के अरशे पे मौजूद जैद कभी आसमान पे मौजूद 14वीं के चांद को देखता तो कभी सतह समंदर की गहराइयों में दूर कहीं कुछ झांकने की कोशिश करता। वो जब चांद की तरफ देखता तो ये सोचने लगता कि उसका बेटा, जिसकी उम्र अभी तकरीबन 2 साल है, क्या वो भी चांद को देखता होगा। फिर वह ये सोचने लगा कि अगर मेरा बेटा भी चांद को देख रहा है और मैं भी चांद को देख रहा हूं तो हम दूर कैसे। जैद उस वक्त अपने घर से मीलों दूर था, मगर उसकी यादें, उसका ध्यान अभी भी उसके घर में मौजूद उसकी बीवी और उसके बच्चे की तरफ था। जुहान जैद और उसकी बीवी के प्यार की पहली निशानी था, इसलिए दोनों ही उसे बहुत प्यार करते थे। और आज जैद अपने बीवी, बच्चे, माँ बाप की खातिर समंदर में मौजूद था। उसका ये ख्वाब था कि उसने अपने बच्चे को आला मुस्तकबिल देना है। जिस तरह उसने गुर्बत की जिंदगी गुजारी, वो अपने बेटे को ऐसे नहीं रखना चाहता था। जैद अपने बीवी और बच्चे के ख्यालों में इस तरह से मगन हुआ कि उसे कैप्टन अदरीस के आने का पता ही नहीं चला। कैप्टन साहब कुछ देर तो गुमसुम खड़े जैद को देखते रहे, फिर उसके कंधे पर थपकी देते हुए बोलते हैं, मियाँ साहब हमारी तरफ भी ध्यान कर लीजिए। मुझे लगता है किसी बिछड़ी हुई महबूबा की याद आपको सता रही है, जो शायद आपसे इसी समंदर में बिछड़ी थी। जैद मुस्कुराते हुए कैप्टन साहब की तरफ देखता है, अरे कैप्टन साहब आप कब आए। वो कहता है, मैं तब आया जब तुम ख्यालों में मगन थे। न जाने तुम क्या सोच रहे थे और किसके बारे में सोच रहे थे। जैद कहता है, कैप्टन साहब कुछ खास नहीं, बस बीवी और बच्चे की याद आ रही थी, और तो कुछ नहीं। कैप्टन साहब कहते हैं, भाई झूठ बोलो तो जरा अच्छा बोलो, जिस पे यकीन हो कि ये वाकई ही मजेदार है। तुमने तो झूठ भी बोला, और वो भी क्या कहते हैं, जैसे चाइना का लिया हुआ खिलौना फौरन टूट जाता है, तुम्हारा झूठ भी फौरन पकड़ा गया। वो कहता है, नहीं कैप्टन साहब, अब माने ना माने मैं अपने बीवी और अपने बेटे के बारे में ही सोच रहा था। वो कहता है, अच्छा चलें, अच्छी बात है। वैसे एक बात कहूँ मियाँ, मैंने तो अब तक शादी नहीं की। मेरी शादी ना करने की वजह यह थी कि मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत नज़ारों को बदसूरत नज़ारों में बदलना नहीं चाहता था। मैं तुम्हारी तरह किसी एक चुड़ैल के साये में रहकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। आज कई गोरियां होती हैं और हम होते हैं। जैद कहते हैं, वाह कैप्टन साहब वाह, अजीब दास्तान है आपकी। अभी कुछ दिन पहले तो आप कह रहे थे कि लैला बानो मेरी बीवी थी। वो कहता है, लैला बानो? कौन सी लैला बानो यार, तुम किस लैला बानो की बात कर रहे हो। जैद कहता है, अल्लाह अकबर। कैप्टन साहब आप जहाज चला रहे हैं, हमारा अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि आप हजारों महबूबाएं रखते हैं और हम एक बीवी रखते हैं। आपको पता है ना इश्क हराम है। कैप्टन कहता है, अगर इश्क हराम होता तो सबको ना होता। जैद कहता है, कैप्टन साहब इश्क वही अच्छा जो शादी के बाद हो। कैप्टन कहता है, इसलिए तो बोला शादी नहीं करो, जो शादी से पहले वाला इश्क है वही अच्छा है। अब मिसाल के तौर पे तुम किसी गोरी लड़की के बारे में सोच रहे हो और तुम्हारे सामने मीलों दूर खड़ी तुम्हारी बीवी हाथ लहराएगी और तुम्हें बोलेगी, भाई घर तो आओ। ऐसा इस्तकबाल करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगे, तो तुम डर जाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि महबूबा का तस्वर आते ही तुम डर जाओगे, बीवी की तौहीन हो गई। लेकिन मैं नहीं डरूंगा, वो इसलिए क्योंकि मेरी कई बीवियां हैं। देखो भाई, तुम्हारा और मेरा फलसफा जरा अलग है। तुम एक पे रहते और हम कई पे रहते हैं। जैद कहता है, कैप्टन साहब आपकी इस तरह की हरकतें सुन के हमें डर लगता है कि कभी आपकी गुनाहों की वजह से जहाज बेचारा डूब ना जाए। कैप्टन अदरीस कहता है, भाई 20 साल से मैं चला रहा हूं, तब से तो नहीं डूबा। अब तुम आए हो तो शायद तुम्हारे वजन से डूब ही जाए। जैद कहता है, नहीं कैप्टन साहब नहीं, मैं जिस्म के वजन की तो बात कर ही नहीं रहा, मैं तो गुनाहों के वजन की बात कर रहा हूँ, जो कि आपका इस वक्त पलड़ा मुझे खुद से भारी लगता है। खैर कैप्टन साहब एक बात बताएं। कैप्टन अदरीस कहता है, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो। जैद कहता है, जहाज की कितने पुर्जे बेचकर महबूबाओं को खिलाया है आपने। कैप्टन अदरीस कहता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। हम ऐसा करेगा
ارے بھائی اگر جہاز کے پرزے بیچ بیچ کے کھلاتے تو اب تک پورا جہاز کھلا چکے ہوتے. زید کہتا ہے او مائی گاڈ کیپٹن صاحب، مطلب اتنی محبوبائیں. کیپٹن صاحب میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے بڑھاپے پہ ترس کھائیے، کل کو آپ نے مرنا بھی تو ہے. کیپٹن ادریس ہنستے ہوئے کہتا ہے بھائی وہ تم نے گانا تو سنا ہوگا، عشق کرو گے تو درد ملے گا. وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر عشق کرنے سے درد ملتا ہوتا تو میں اب تک مر چکا ہوتا. عشق کرو گے تو مزہ ملے گا. زید مسکراتے ہوئے کہتا ہے کیپٹن صاحب آپ سے بحث میں کوئی بھی نہیں جیت سکتا ہے، چلیے آئیے نیچے چلتے ہیں، دوست ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے. عرشے سے نیچے اترتے ہی کیپٹن ادریس اور زید ساتھ لے جانے والے سامان کی طرف تائرانہ نگاہ مارتے ہوئے اپنے اپنے کیبنز کی طرف چلے جاتے ہیں. زید مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے. شہباز اسے دیکھتے ہی کہتا ہے بھائی صاحب میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تم ہو کہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو. زید کہتا ہے کچھ نہیں یار، بس کیپٹن صاحب کی معصومیت کی داستان سن رہا تھا تو اس لیے تھوڑا وقت لگ گیا. وہ کہتا ہے کیپٹن صاحب تمہیں کہاں مل گئے؟ وہ کہتا ہے کہیں نہیں یار، کیپٹن جہاز سے علاوہ کہاں جا سکتا ہے، بس اسی کی سن رہا تھا. شہباز کہتا ہے پھر کیا سوچا تم نے کیپٹن صاحب کے بارے میں؟ زید کہتا ہے کچھ نہیں، اچھا آدمی ہے، بھلا انسان ہے، وقت گزارتا ہے محبوباؤں کے ساتھ، بس ہم لوگ تو شادی کر کے رک گئے. شہباز کہتا ہے یار یہی زندگی اچھی ہے جو شادی شدہ ہے، کنواروں کی زندگی بھی کیا زندگی ہے بھلا. اب کیپٹن صاحب کو ہی دیکھ لیجئے، انہیں شادی جیسی نعمت کا اندازہ ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے. خیر اب میں اپنے کیبن میں جا رہا ہوں اور تم سو جاؤ. شہباز کے جاتے ہی زید اپنے کیبن میں سو جاتا ہے. اس وقت صبح کے 5 بجے تھے جب کیپٹن صاحب زید کی کمرے میں تشریف لاتے ہیں اور زید کو جھنجھوڑ کے اٹھاتے ہیں. میاں اٹھو، یہ تمہاری خالہ کا گھر نہیں ہے، یہ میرا جہاز ہے، جلدی اٹھو، اللہ توبہ کرو، اللہ کو یاد کرو. زید ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کیپٹن صاحب آج خیریت تو ہے؟ نماز کی یاد آ رہی ہے، لگتا ہے کسی کی برسی ہے آج. کیپٹن کہتا ہے چپ کرو یار، نماز تو میں 5 وقت کی پڑھتا ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے، چلو تم بھی پڑھو، اٹھو. میں یہاں سے گزر رہا تھا اور مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ کمبخت اب تک سو رہا ہے، میں نے سوچا تمہیں اٹھاتا جاؤں. زید کہتا ہے ٹھیک ہے کیپٹن صاحب، میں اٹھ گیا، اب آپ نے اٹھا دیا، میں اٹھ گیا، اب آپ جائیں، میں آتا ہوں. کیپٹن کہتا ہے ٹھیک ہے، پورے 7 بجے ڈائننگ ہال میں آ جانا، 7 بجے سے 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو ناشتہ نہیں ملے گا. زید کہتا ہے ٹھیک ہے سر. کیپٹن کے جاتے ہی زید اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. تلاوت سے فارغ ہوتے ہی وہ گھڑی کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے. ٹائم 6:55 کا ہو چکا ہوتا ہے. زید کہتا ہے تقریباً 5 منٹ باقی ہیں اور میں ڈائننگ ہال میں پہنچ جاؤں، ورنہ یہ کیپٹن کھڑوس مجھے آج ناشتہ نہیں دے گا. تقریباً پورے 7 بجے زید، شہباز اور جہاز کا دیگر عملہ ڈائننگ ہال میں پہنچ جاتا ہے. یہ سب مل کر ناشتہ کرتے ہیں اور کیپٹن صاحب کہتے ہیں بھائی آج بتاؤ ناشتہ کیسا لگا؟ زید کہتا ہے ہمیشہ کی طرح سر، بدصورت ہے، آپ کبھی اچھا تو بنا نہیں سکتے. کیپٹن کہتا ہے ارے بے وقوف، میں ایک کیپٹن ہوں، بھلا کیپٹن ناشتہ کب سے بنانے لگا؟ زید کہتا ہے سر اگر کیپٹن نے ناشتہ نہیں بنایا تو کیپٹن پوچھ کیوں رہا ہے؟ کیپٹن کہتا ہے یہ لڑکا ایک نمبر کا بے وقوف ہے، میرا دل کرتا ہے اس کو جہاز سے اٹھاؤں نیچے پھینک دوں. چلو اور کچھ نہیں تو مچھلیوں کے لیے کھانا ہی صحیح، ایک میری طرف سے چھوٹی سی دعوت ہو جائے گی. شہباز کہتا ہے نہیں سر رہنے دیجئے، اس کو مچھلیاں بھی نہیں کھائیں گی، یہ وہاں سے بھی نکل کے آ جائے گا آپ کو تنگ کرنے کے لیے. کیپٹن کہتا ہے بات تو تم صحیح کر رہے ہو، خیر میں اس کا کیا کروں، جب تک سفر مکمل نہیں ہو جاتا اسے جھیلنا تو پڑے گا مجھے. زید کہتا ہے سر مجھے مچھلیوں کی خوراک بعد میں بنا لیجئے گا، آج ایک خواہش ہے جسے آپ پورا کر دیجئے تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. کیپٹن کہتا ہے ہاں بولو، کیا سننا چاہتے ہو ہم سے؟ زید کہتا ہے سر میں آپ سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی داستان آپ کی زندگی کی، یعنی آپ کا کوئی ایسا عشق جسے آپ آج تک نہ بھولے ہوں، وہ داستان آج ہمیں سنائیے. کیپٹن کہتا ہے ہاں ایک عشق تھا، تقریباً 10 سال ہو گئے اس کو، مگر میں آج تک نہیں بھولا. زید کہتا ہے واؤ سر، مطلب بہت کشش والا اور سچا عشق تھا جسے آپ آج تک نہیں بھولے.
कैप्टन कहता है, हाँ ये पहली बार तूने बात सही की, सच्चा इश्क था इसलिए भूला नहीं। जैद कहता है, तो फिर सर सुनाइए, वह कौन सी दास्तान थी जिसे आप आज तक नहीं भूले? कैप्टन अदरीस ठंडी आह भरते हुए जैद को कहता है, ये बात आज से तकरीबन 10 साल पुरानी है, जब मैं पाकिस्तान से सर्दियों का सामान लेकर अमेरिका जा रहा था। मेरे जहाज में मौजूद सर्दियों के इस्तेमाल के लिए वो चीज़ें थी जिन्हें आम लोग इस्तेमाल करते हैं, मसलन जुराबें वगैरह। जैद कहता है, तो फिर मुझे रास्ते में एक और बंदरगाह पर रुकने का कहा गया था, मुझे वहां से भी थोड़ा सामान उठाना था। रास्ते में मौजूद उस बंदरगाह तक मैं जब पहुंचता हूँ, मेरा जहाज लंगर अंदाज होता है, तो मैं जहाज की चीखें सुन सुनकर तंग आ चुका था। लिहाजा मैंने ये फैसला किया कि जहाज से उतरकर थोड़ी चहलकदमी की जाए। कुछ देर तो मैं उस शहर के नज़ारों से लुत्फानंदोज होता हूँ। कुछ देर बाद मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने एक जीप आ रुकी है। जीप वाले मुझे कार्ड दिखाते हैं। मैं समझ जाता हूँ ये पुलिस वाले हैं और मामूल की कार्रवाई के लिए मुझे साथ ले जाना चाहते हैं। वो मुझे बैठने का इशारा देते हैं, मैं उनके साथ बैठ जाता हूँ। वो मुझे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहां जाते ही मुझे मारना शुरू कर देते हैं। थप्पड़, लातें, मुक्के, जो भी उनका दिल करता है वो मुझे मारते हैं। मुझे समझ नहीं आती है वो लोग मुझसे पूछ क्या रहे हैं। मैं उनकी जुबान नहीं जानता था। आखिरकार वो लोग मुझसे तंग आकर मुझे हवालात में बंद कर देते हैं। मुझे हवालात में बंद करने के बाद वो पुलिस मेरे लिए तर्जुमन का इंतजाम करती है। करीबन 6-7 घंटे बाद मुझे तफ्तीश के लिए ले जाया जाता है। वहां पर वो तर्जुमन भी मौजूद थी। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर थी। वो उर्दू जानती थी, ज्यादा साफ तो नहीं मगर फिर भी वो कुछ बेहतर थी। वो मुझसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। मैं ये बताता हूँ कि मैं जहाज का कैप्टन हूँ और सामान लेने के लिए यहाँ रुका था। मेरा जहाज बंदरगाह पे मौजूद है, आप तहकीक कर सकते हैं। पुलिस वाले तहकीक करवाते हैं तो बंदरगाह से पता चलता है कि उस जहाज को कोई और कैप्टन लेके चला गया है। मैं ये समझ जाता हूँ कि उस जहाज को लेकर मेरा साथी कैप्टन रिजवान निकल गया है। पुलिस वाले इस बात को झूठ समझते हैं और वो दोबारा से मुझे हवालात में बंद कर देते हैं। काफी दिन मुझे हवालात में रखने के बाद उन्हें असली मुजरिम मिल जाता है और वो मुझे छोड़ देते हैं। ये बात मुझे वही लेडी पुलिस इंस्पेक्टर बताती है जो मेरी तर्जुमन थी। वो बताती है कि इन्हें एक मुजरिम की तलाश थी जिसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती थी, इसलिए ये लोग तुम्हें पकड़ लाए। क्योंकि तुम्हारा जहाज भी चला गया, ये लोग तुमसे मशकूक हो गए। इस वजह से इन्होंने तुम्हें हवालात में ही बंद रहने दिया। अब क्योंकि असली मुजरिम इनके हाथ में है, इसलिए इन्होंने मेरे कहने पर तुम्हें छोड़ दिया। मैं 15 से 20 दिन उस नाजुक बदन लेडी इंस्पेक्टर के साथ गुजारता हूँ। तकरीबन 15 से 20 दिन बाद मुझे एक जहाज पर मेरे वतन पाकिस्तान की जानिब रवाना कर दिया जाता है।